हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए, आज हम लोग क्लास 10th के तीसरे चैप्टर केमिस्ट्री के मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु को पढ़ते हैं। चलिए, यह जो सीरीज़ है JCERT द्वारा जारी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो अवश्य ही आप 80+% ला सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए इसको पहले करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार किसका अयस्क है? तो आपको बताना है सिनेबार किसका अयस्क है। तांबा का है, पारा का है, सल्फर का है या सिलिकॉन का है। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो सिनेबार है वो पारा का अयस्क है। पारा के अयस्क को ही हम लोग सिनेबार कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पारा। पारा के अयस्क को सिनेबार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? व्हाट इज द लॉ ऑफ कॉपर एंड जिंक कॉल्ड? तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आप बताएंगे? पीतल, कांसा, सोल्डर या स्टील? आपको पता होगा तांबा, कॉपर, कॉपर की बात हो रहा है, Cu, तांबा प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक मिलके क्या देता है? तो ये ब्रास देता है, अर्थात पीतल। तांबे और कॉपर के तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? आपको बताना है तांबा और टीन, कॉपर प्लस Sn। देखो वहाँ जिंक था और यहाँ Sn है। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलेंगे? तांबा प्लस टीन जब मिलाते हैं Cu प्लस Sn मिलके क्या देगा? ये ब्रॉन्ज देता है, कांसा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर कांसा हो जाएगा। तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा वही Pb और टीन Sn। Pb प्लस Sn मिलके क्या देगा? Pb प्लस Sn मिल करके क्या देता है? सोल्डर, पीतल, कांसा, स्टील। तो ये सोल्डर देता है। जैसे ही हम लोग टीन और लेड का मिश्र धातु बनाएंगे तो वह सोल्डर मिलेगा, और इस सोल्डर का उपयोग हम लोग तार को जोड़ने में करते हैं, सोल्डिंग करने में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर सोल्डर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? आपको बताना है किस मेटल को चाकू से काट सकते हैं। लिथियम है, कैल्शियम है, तांबा है और लोहा है। आपको पता होगा जब आप मेटल के धातु के भौतिक गुण धर्म में पढ़े होंगे कि अधिकांश धातुएं कठोर होती है, लेकिन उनमें से कुछ, जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, ठीक है, पोटेशियम की बात करते हैं, तो ये सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, ये सब जो है ना सॉफ्ट धातु होता है, तो हम लोग इसको चाकू से काट सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, ऑब्वियसली यहाँ लिथियम दिया है, तो चाकू से किसे काटा जा सकता है? तांबा तो कठोर से ज़्यादा कठोर है, लोहा भी है, कैल्शियम है, तो लिथियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में
पाया जाता है। आपको बताना है विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कमरे के ताप पे कौन द्रव होती है? आपको पता होगा ब्रोमीन है, लोहा है, पारा है, तांबा है। सभी धातुएं ठोस होती है, लेकिन अपवाद में जो पारा है ना, पारा वह द्रव अवस्था में होता है कमरे। देखिए ब्रोमीन भी द्रव है, लेकिन ब्रोमीन धातु नहीं अधातु है। अगर अधातु आपसे पूछा जाए तो आप ब्रोमीन बताएंगे, लेकिन धातु पूछा जाए तो आप पारा बोलेंगे। इसलिए क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर सी पारा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? अभी वही चीज़ है जो आपको ऊपर बता रहे थे, ब्रोमीन है, पारा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है। अब आपको पता होगा कि ब्रोमीन जो है अधातु है और वह लिक्विड स्टेट में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा 7 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपसे पूछा जा रहा है, सबसे कठोर तत्व कौन है? सबसे कठोर तत्व को बताना है कि वह कौन है, आपसे यह बताना है कौन है सबसे कठोर तत्व। कार्बन है, हीरा है, सोना है, चांदी है, कौन है सबसे कठोर तत्व? कौन है? आपको पता होगा कि हीरा जो है यह सबसे हार्ड सब्सटेंस है। हीरा सबसे कठोर तत्व है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हीरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अधातु जिसमें चमक होती है, कौन है बताइएगा? अधातु है लेकिन वह चमक होती है उसमें। कोयला है, सल्फर है, आयोडीन है, ब्रोमीन है। तो आपको पता चल गया होगा इसका करेक्ट आंसर आयोडीन है, क्योंकि आप देखे होंगे आयोडीन जो होते हैं वह चमकीले होते हैं। कोयला ये सब तो भद्दे कलर का होता है, लेकिन आयोडीन चमकीला होता है, इसलिए 9 नंबर का करेक्ट आंसर सी यानी 3 आयोडीन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। आपको बताना है वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? बताइए फ्रेंड्स, कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? अधातु की बात हो रही है। ग्रेफाइट है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, हीरा है। आपको पता होगा जो ग्रेफाइट है वह नॉन मेटल है और विद्युत का सुचालक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ए यानी 1 नंबर हो जाएगा, ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन से इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? आपको बताना है कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। कार्बन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, या सल्फेट है। तो आपको बताना पता होगा जो रिएक्टिविटी सीरीज है बता रहे थे, धातुओं की जो घटती अभिक्रियाशीलता है, क्या ना का मांगे Al जाने। Al यानी पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और जिंक है। अब आप यहाँ से देखे होंगे कि यह धातुओं की घटती अभिक्रियाशीलता है। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है ऊपर में ये लोग ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। आप देखे होंगे अब पोटेशियम का जिक्र नहीं है, तो सोडियम है, तो इसका करेक्ट आंसर बी सोडियम हो जाएगा। सोडियम ऐसा धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर सेकंड सोडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? देखिए जब लोहे पर जिंक का परत चढ़ाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइएगा? संक्षारण कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, या पानी चढ़ाना कहता है? क्या बोलेंगे? तो आपको पता होगा जब जिंक का परत चढ़ा रहे हैं ना उसको गैल्वेनाइजेशन यसद लेपन कहते हैं, इसलिए इसका 12 का करेक्ट आंसर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट, कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? आपको बताइए
विच मेटल स्टार्ट्स मेल्टिंग व्हेन केप्ट ऑन द पाम। हथेली पर जब रखते हैं तो कौन ऐसा धातु है जब पिघलेगी? हीलियम है, आर्गन है, लोहा है या गैलियम है? तो आपको पता होगा कि गैलियम और सीजियम ऐसे धातु है जिसको हथेली पर रखते ही पिघलने लगते हैं, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 गैलियम। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सर्वाधिक तन्य धातु कौन है? आपको बताना है सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन है। आप पता होगा आपको तन्य किसको कहते हैं? तन्य किसको कहते हैं? धातु का वह गुण जिसके कारण उसको खींच करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसको हम लोग तन्य बोलते हैं। सोना है, तांबा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, तो कौन है सबसे तन्य धातु? सोना है। तो ये इसका करेक्ट आंसर 14 का ए सोना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? आपको बताना है कौन ऐसा धातु है जिसको केरोसिन तेल में यानी मिट्टी तेल में डुबा करके रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यह बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, हवा के संपर्क में आते ही इसमें आग पकड़ लेती है, इसलिए उसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो कौन है? मैग्नीशियम है, सोडियम है या फिर मरकरी है या टंगस्टन है? तो आपको पता होगा सोडियम धातु है। सोडियम को मिट्टी तेल में डुबा कर रखते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है? क्या कहलाता है? उस परमाणु को बताइए जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देता है। जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 281 होगा। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का यह लॉस करेगा और यह क्या बनाएगा? सोडियम आयन बनाएगा, Na+ बनाएगा। तो यही जो लास्ट सेल में जो एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है और यह धनायन बना रहा है, Na+ बना रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वह क्या बनाएगा? विद्युत धनात्मक, क्योंकि यह मेटल का करेक्टर है, धातु का गुण है इलेक्ट्रॉन का त्यागना, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह धनायन बनाता है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वह ऋणायन बनाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 16 का? सेकेंड, विद्युत धनात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? देखिए खनिज के अंदर जो अशुद्धि है ना, उसको हम लोग जो इम्प्योरिटीज़ हैं रिलेटेड टू मिनरल्स कलेक्टिवली कॉल्ड, मतलब उसके समूह को क्या कहते हैं? खनिज के अंदर जो अशुद्धि पाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? गैंग के नाम से, अयस्क के नाम से, धातुमल के नाम से या फलक के नाम से? तो आपको पता होगा उसको गैंग कहते हैं। खनिजों में जो अशुद्धि है उसको गैंग कहते हैं, गैंग के नाम से जानते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, गैंग हो जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा है जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ऑब्वियसली ये मैक्सिमम 2 मार्क्स का हो सकता है, 2 नंबर का यह क्वेश्चन आ सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न है आघातवर्धनीयता क्या है? इसका जो है ना उदाहरण देकर इसको समझाना है आघातवर्धनीयता को। आपको पता होगा कि आघातवर्धनीयता जो है यह धातु का भौतिक गुण है, यानी इसमें क्या होता है? तो लिखा है कि धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, तो धातु के इसी गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। जैसे सोना चांदी जो भी आभूषण बनाया जाता है, ज्वेलरी बनाया जाता है, उसको पीट के चौड़ा किया जाता है। यानी ये सब एग्जाम्पल में दे रहा है कि ये सब मेटल्स है, ये आघातवर्धनी है, इसको पीट करके पतली चादर के समान बदल सकते हैं।
तो आघातवर्धनीयता क्या है, मेलेबिलिटी क्या है, धातु का अवगुण, जिसके कारण इसको पीट पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। सोना चांदी जो है ना सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दे। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ एनी टू एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, इसमें दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण देना है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं Al2O3, और जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं ZnO। ये दोनों जो है ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि ये दोनों तरफ बिहेव करता है। इनकी जो नेचर होती है, इनकी जो प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह की होती है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि जो भी धातु ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जल में घुल करके क्षार देते हैं। तो यहाँ जो लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं, ये उभयधर्मी है, एम्फोटेरिक है, दोनों तरह से बिहेव करता है, धातु की तरह भी और अधातु की तरह भी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की होती है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कौन कौन है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? वाई सोडियम मेटल कैप्ड इम्ब्रेस्ड इन केरोसिन ऑयल। क्यों डुबा के रखते हैं सोडियम धातु को मिट्टी तेल में? अभी आपको बताए कि सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है और यह हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसलिए इनको जो है सुरक्षित रखने के लिए, आकस्मिक आग लगने से रोकने के लिए मिट्टी तेल में डुबा कर रखते हैं। यह रहा आपका सोडियम और यह रहा ऑक्सीजन, इससे रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, Na2O बनाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। तो यही है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए, आकस्मिक आग लगने से रोकने के लिए मिट्टी तेल में डुबा कर रखा जाता है। समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कारण बताएं कि धातु क्यों विद्युत धारा का संचालन करते हैं। आपको बताना है कि जो भी मेटल्स है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, संचालन करते हैं। आखिर क्या रीजन क्या है? आपको पता होगा कि धातुओं में विद्युत संचालन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण धारा का प्रवाह में जो है ना प्रतिरोध बहुत कम उत्पन्न होता है। यही कारण है कि धातु विद्युत धारा का संचालन करती। समझ गया? धातु में विद्युत संचालन के लिए क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अल्प मात्रा में धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, जिसके कारण आसानी से धातुओं के से धारा प्रवाहित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन 5 है आपका कि थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? इनके कोई दो उपयोग लिखिए। आपको बताना है कि थर्मिट अभिक्रिया क्या है। व्हाट इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन, राइट एनी टू यूजेस ऑफ इट, यूज ऑफ इट। इनका कोई थर्मिट अभिक्रिया के कोई दो उपयोग बताना है। कह रहा आयरन ऑक्साइड Fe2, आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसी अभिक्रिया को हम लोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। आयरन ऑक्साइड
Fe2O3। आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ कराने पर क्या होता है आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसी अभिक्रिया को हम लोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है? रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, जो रेल की पटरी है ना, रेल की पटरी को जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं। और दूसरा उपयोग जो है टूटे हुए मशीनों के पुर्जे को जोड़ने में थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग होता है। तो यह दो उपयोग था थर्मिट अभिक्रिया का। तो यह था आपका मेटल नॉन मेटल चैप्टर का पार्ट्स 1। इसका पार्ट्स 2 आप लोगों को अगली वीडियो में मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।